माइक चेक कर लो एक बार। हेलो हेलो हेलो। हेलो, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो। कितना चैप्टर है आज खत्म हो जाएगा बेटा? फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो ही गया ना इसका, सेकंड पार्ट आज बाकी है, वो खत्म हो जाएगा। सोनम पटेल, 5 मिनट लेट हूं मैं। ओ सॉरी। तो आज लेट तक छोड़ देंगे, ठीक है? जितना लेट उतना लेट छोड़ दूंगा आज, मैं भरपाई कर दूंगा आज। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे बेटा, इसकी वजह से। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे मंडे से। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया बेटा। अच्छा, हाइड्रोकार्बन बाकी है ना आपके में? हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन ही होगा आपका फिर। ओके, हाइड्रोकार्बन ही करेंगे स्टार्ट, है ना? चलिए, हाँ, तो अब चैप्टर पे आते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन ही स्टार्ट करेंगे बस। अच्छा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उस पर बेस्ड कोई डाउट है क्या किसी को? मैंने आपको एक तो गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में बताया था। गिब्स मुक्त ऊर्जा पे बेस हमने कुछ गिब्स मुक्त ऊर्जा पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, और साथ के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में। इसका कोई आंसर बताएगा आप में से? हाँ, तो मंजीत, हाइड्रोकार्बन आपका लास्ट चैप्टर है, वो हो जाएगा, डोंट वरी, मंडे से वही स्टार्ट होगा। अब पहले मुझे इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। सॉल्व किया था ये क्वेश्चन? क्या आंसर होंगे बताओ। गिब्स मुक्त ऊर्जा का एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? देख लो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है निश्चित अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन। निश्चित अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन। तो यहां पे देखो, एंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एच दे रखा है आपको, और साथ के साथ डेल्टा एस का मान भी आपको दे रखा है। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? डेल्टा एच दे रखा है आपको 40.68 किलो जूल एक मोल के लिए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा एस का मान, तो डेल्टा एस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 100 जूल पर केल्विन। तो अब 27 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा जी का मान क्या है, और प्रदर्शित कीजिए कि अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं। तो टी कितना होगा? 273 प्लस 27 यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा एच, इसको आप 40.68 इंटू 10 की घात 3 कर दो, ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहां पे भी जूल दे रखा है, एक इकाई में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 40680 जूल। ये तो हुआ डेल्टा एच। वहीं अगर डेल्टा एस बोला गया, उसका मान कितना है? 100 जूल। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं हम, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कितना आएगा? 40680 माइनस 100। अब डेल्टा जी का मान यहां पे पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव?
बताओ 40.63 तो दिया हुआ है, लेकिन आप उसको जूल में कन्वर्ट कर दो ना, तो जूल में कन्वर्ट करोगे तो उसको 10 की घात 3 से गुणा करना होगा। तो यानी कि आपके पास जो मान रहेगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, वो बोलो। पॉजिटिव आएगा ना। तो डेल्टा जी अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब प्रक्रम कैसा होगा? स्वतः होगा क्या? नहीं होगा। आंसर क्या रहेगा? स्वतः नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसमें सॉल्व करेंगे तो लगभग 10,630 कुछ इसका आंसर आएगा। 680, सॉरी 8 है ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो 10,630 होगा। बिल्कुल सही बात है। इवन अब ठीक है। हाँ, 10,630 होगा, बिल्कुल 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। मंजीत, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस लाने में क्या होता है, आधा दिमाग इस चीज में लगता है कि यार कौन सा ऑप्शन सही होगा। अप्रोच वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रैक्टिस आप उसी तरीके से करोगे तो फायदा रहेगा ना। क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच और एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस क्रमशः यहां पे दे रखा -11.7 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, या दूसरा दे रखा है आपको यहाँ पे डेल्टा एस का मान -105 जूल पर मोल पर केल्विन। ज्ञात कीजिए यह स्वतः होगी या नहीं। आंसर बोलो जल्दी। आंसर सॉल्व किया है क्या? उसी तरीके से होगा ये भी। टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको? 298 केल्विन। डेल्टा टी की डेल्टा एस कितना दे रखा है आपको? 105 जूल पर मोल। ठीक है ना। और डेल्टा एच कितना दे रखा है आपको? डेल्टा एच इज -11.7 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। वैल्यू पुट करनी है आपको। ये नहीं हुआ ना अभी? चलिए तो बताओ फटाफट फिर इसको सॉल्व करके अभी क्या आएगा इसका आंसर। स्वतः नहीं होगा, क्योंकि इसको भी आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे 11,700 कर दोगे। टी की जगह पे आप कितना लिखोगे? 298, और डेल्टा एस की जगह पे कितना आ जाएगा? माइनस का 105, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो डेल्टा जी बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ सॉल्व करने पर? 19065 जूल। करेक्ट आंसर ये। डेल्टा जी का मान 19065। इसका मतलब नहीं, इसको 590 होगा ना, लास्ट में 590 होगा, क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपने अप्रोक्सीमेशन लिया है क्या जिसका ये आंसर आ रहा था। इतना जरूर है कि डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब स्वतः प्रक्रम। कितना आएगा आंसर? फैक्ट बिल्कुल एक्चुअल आंसर बताओ इसका। $19,590। यस, बिल्कुल करेक्ट है पूजा और कीर्ति। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना। कीर्ति मीना सही है आपका भी। सोनम पटेल यस, पहले आपने 63 बोला था, 590 होगा, करेक्ट है वो। रोहित सही है। चलिए अब पहले फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप।
इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। फिर साम्यावस्था स्थिरांक, ये क्वेश्चन दे दिया था कि आपको होमवर्क के लिए या नहीं दिया था, वो बता दो एक बार। दिया था तो आंसर बता दो अब। पहले तो आप क्या करोगे, इसमें जो जो चीजें दे रखी है उनको पहले लिख लो आप, है ना। डेल्टा एच नॉट दे रखा है आपको 77.2। अब यहाँ पे बाकी देखो आप जूल में दे रखा है, तो इसको आप इंटू 10⁻³ जूल कर दो पर मोल। उसके बाद डेल्टा एस नॉट दे रखा है आपको कितना, 122 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है। अब आपको बोला गया है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो गया 400 केल्विन। साम्यावस्था स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, K इक्विलिब्रियम बराबर 10 की घात माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन 2.303 RT। अब ये क्वेश्चन से आप K इक्विलिब्रियम फाइंड करोगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी आपके पास, पहले आपको डेल्टा G नॉट फाइंड करना होगा। उसको फाइंड करने के लिए आप H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट करोगे, तो डेल्टा H नॉट की जगह पे तो कितना आएगा अपने पास 7720। ठीक है। और माइनस टी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। डेल्टा एस का मान कितना दे दिया आपको 122। सॉल्व करके फटाफट पहले डेल्टा जी नॉट का मान बताओ मुझे। डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा जी नॉट 28,400। एक सेकेंड और आंसर बताओ फटाफट, सबके अलग अलग आएंगे क्योंकि इसमें आशु ने आंसर दे दिया 122 इंटू 10⁻। क्यों होगा बेटा, जूल में दे रखा है ना, ये ऑलरेडी जूल में दे रखा है। इसको मैंने यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि किलो जूल में दे रखा था, तो 28,400 ये तो सही है। अब आप सेकंड बताओ मुझे, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट आ जाएगा क्या, डेल्टा जी नॉट सबका सेम ही आ रहा होगा ना। अब ये जब डेल्टा जी नॉट का मान आया तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपके पास। के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा 10 की घात माइनस डेल्टा जी नॉट की जगह पे 28,400 अपॉन 2.303 इंटू आर। अब आर का मान कितना जूल दे रखा है, तो इसका मतलब आप 25/3 कर दो, और टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 400। अब इसको सॉल्व करना है आपको। कुछ ने तो कर लिया होगा, है ना। 1.95 इंटू 10⁻⁻4 ध्रुवेश, 1.95 इंटू 10⁻⁻4 करेक्ट है बेटा ये आंसर। के इक्विलिब्रियम का मान 1.95 इंटू 10⁻⁻4 सही है आंसर ये। मैच कर लेना। जिन लोगों से ये कैलकुलेशन अभी नहीं हो रही है, आराम से तसल्ली से थोड़ा समय लेना, लेकिन कैलकुलेट खुद से करना। और दूसरी बात, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। पूजा करेक्ट है आपका भी। -3.708 इसके आगे आप क्या लॉग केसी का मान एंटी लॉग करना है ना, 10 की घात -3.708 कर दो भाई। अगर लॉग केसी आपके पास आया है तो लॉग केसी को आप एंटी लॉग में कन्वर्ट कर दो। जैसे लॉग केसी का वैल्यू कितना बता रहे हो आप, -3.708। अब आप क्या करो, इसको केसी में कन्वर्ट कर दो और 10 की घात -3.708 3.7 ही कर दो। तो अब आपको ये एंटी लॉग करना था, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया होगा यहाँ पे लॉग कैलकुलेट करना,
एंटी लॉग में क्या होगा, 10 की घात आप कर दो -4 प्लस 0.3। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आपने अप्रोक्सीमेट किया है इसका मतलब, तो जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 10⁻⁴। और एग्जैक्ट अगर करते हो तो फिर आपके पास आंसर आएगा 1.95 × 10⁻⁴। बिल्कुल यही करना है आपको, इसमें हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। R बराबर 1/12 होता है बेटा जूल में। जूल में क्या होता है, जूल में वैल्यू कितनी होगी, 8.314। और 8.314 को आप कितना लिख सकते हो, 25/3। 1/12 होता है 0.0082 या 83 पे। अब आगे है ना, चलिए अब अगला पार्ट हमने स्टार्ट किया था एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स क्या होता है, देखो अगर आपको कभी ऐसी अभिक्रियाएं दे दी जिसमें कि कुछ ना कुछ ऊष्मा का परिवर्तन हुआ है, और वो ऊष्मा का परिवर्तन कब होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे उन सब केमिकल रिएक्शन में कुछ न कुछ ऊर्जा या कुछ न कुछ ऊष्मा का परिवर्तन तो होगा ही होगा, और वो परिवर्तन निकाय और परिवेश के मध्य होगा। तो वो निकाय और परिवेश के मध्य का परिवर्तन हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप एनर्जेटिक्स पढ़ोगे ना तो आपको रिएक्शन एक तो बैलेंस फॉर्म में जरूरी है, यानी रिएक्शन आप बिल्कुल बैलेंस करके रखो। अरे लॉग Kc बराबर -3.708 बताया तो है अभी जस्ट, ये रहा, ये सॉल्व कर दिया ना यहाँ पे, ये जिसने भी पूछा है ये रहा आंसर, लगभग 2 × 10⁻⁴। ठीक है ना। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था आपको, ऊष्मा रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जो रासायनिक निकाय तथा इसके परिवेश के मध्य ऊष्मा स्थानांतरण के अध्ययन से संबंधित है, जबकि निकाय के अंतर्गत प्रावस्था या रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन हो। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण हो, और साथ के साथ निकाय और परिवेश के अंतर्गत प्रावस्था। प्रावस्था मतलब जैसे ठोस होता है, ठोस किस में परिवर्तित होगा, द्रव में। द्रव किस में परिवर्तित होगा, गैस में। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे प्रावस्था परिवर्तित हो रही है, प्रावस्था का परिवर्तन हो रहा है ना। ये न्यू चैप्टर नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट है, न्यू चैप्टर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो आप मेरी बात का जवाब दो। आप पहले जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया जो हुई, ठोस को आप द्रव में परिवर्तित कर रहे हो, ऊष्मा का अवशोषण होगा या निष्कासन होगा, पहले ये बोलो। निकाय क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण या निष्कासन। निकाय ऊष्मा का अवशोषण करेगा। अब निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण कहां से किया, परिवेश से। प्रावस्था में परिवर्तन आ गया, अब कितनी ऊष्मा उसने अवशोषित की वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप डेल्टा एच का मान बता पाओगे। तो ये सारी कैलकुलेशन हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देखो यहां पे जो भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक तो बैलेंस होनी चाहिए, जितनी भी रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या होंगी, बैलेंस। दूसरा, क्रियाकारक हो चाहे उत्पाद हो, आपको भौतिक अवस्था वहां पे मेंशन करनी होगी। भौतिक अवस्था यानी कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या होगी, ऊष्मा परिवर्तन। अब ऊष्मा परिवर्तन यानी कि डेल्टा एच, तो डेल्टा एच के बारे में भी आपको वहां पे जानकारी देनी पड़ेगी, तभी वो क्या कहलाएगी, एक ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया। तो तीन चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो बैलेंसिंग, दूसरा फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, और तीसरा होगा वहां पे ऊष्मा का परिवर्तन। तो जैसे आप यहाँ पे एक अभिक्रिया देख पा रहे हो, इस अभिक्रिया को देखो, क्या ये अभिक्रिया पूरी बैलेंस है क्या। 2 मोल KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट के 2 मोल को आप अगर ऊष्मा देते हो तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, 2 मोल KCl, और वो भी कौन सी, सॉलिड। 3 मोल O2 गैस, डेल्टा एच का मान दे दिया आपको, प्लस x कैलोरी। ऊष्मा का अवशोषण होगा या निष्कासन होगा, यानी ऊष्मा शोषी या ऊष्माक्षेपी, जल्दी बताओ, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक नहीं होगा आशु,
क्यों, एंडोथर्मिक नहीं होगा क्या भाई? प्लस एक्स कैलोरी है, प्लस एक्स कैलोरी का मतलब क्या होगा, इतनी ऊष्मा का उसने अवशोषण किया, तभी तो वो इसे विघटित कर पा रहा है। एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो अब इसके पद जो आपको मैंने बताया वो क्या थे? पहला पद तो होगा ऊष्मा मतलब ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा स्टेप आपको क्या बोला है? बैलेंस होने के साथ साथ फिजिकल स्टेट आपको पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? संतुलित तो बता ही दिया ना, बैलेंस, फिजिकल स्टेट, डेल्टा एच का मान भी तो वहां पे मेंशन होना चाहिए। तो ये तीनों पद आपको पता होने चाहिए। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, तो आंसर क्या आएगा? 2 प्रकार। एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। अब देखो, अगर आपको बोला जाए डेल्टा एच पॉजिटिव, तो डेल्टा एच निकालने का सूत्र होता है एच पी माइनस एच आर, यानी कि अभिकारक की ऊष्मा और उत्पाद की ऊष्मा दोनों को आप इस तरीके से लिखोगे। कैसे? उत्पाद पहले आएगा, उत्पाद में से आप अभिकारक की ऊष्मा को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जैसे आपने क्या किया, उत्पाद में से अभिकारक की ऊष्मा माइनस की, डिफरेंस डेल्टा एच आ गया आपके पास। अब यहां पे आपको बोला गया पॉजिटिव, इसका मतलब एचपी का मान ज्यादा होना चाहिए ना एच आर से। और यहां पे अगर आपको बोला जाए ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? एच पी माइनस एच आर बराबर डेल्टा एच। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे एच आर का मान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एच पी, ठीक है। इसी बात को पहले एक बार ग्राफ से भी समझ लेते हैं। एक ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, आगे वो ग्राफ ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन ध्यान से समझ लेना। एक तरफ तो मैंने लिया यहां पे एंथैल्पी को, और एक तरफ मैंने लिया यहां पे अवस्था को, पदार्थ की अवस्था, वो भी नियत ताप व दाब पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो अब देखो, आप यहां पे एंथैल्पी और स्टेट दोनों पे बात कर रहे हो। अगर एंथैल्पी और फिजिकल स्टेट के बीच में ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा ग्राफ है। यहां से अभिकारक ये दहली ऊर्जा को प्राप्त किया और सीधा यहां पे आकर के उत्पाद बना दिया, तो ये तो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये क्या बन जाएगा यहां पे? उत्पाद। अब देखो, ध्यान से समझना इसको। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे अभिकारक है, तो अभिकारक से नीचे की जो ऊष्मा रहेगी इसको आप क्या बोलोगे? एच आर, ठीक। और यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो ये क्या कहलाएगा? एच पी, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच निकालना है तो क्या करना होगा? एच पी माइनस एच आर करना होगा। यहां पे एच आर ज्यादा है या एच पी ज्यादा है? अभिकारक के लिए एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा या उत्पाद के लिए एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा? अभिकारक के लिए ज्यादा होगा ना। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि डेल्टा एच बराबर होता है एच पी माइनस एच आर, और यहां पे नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है, बड़ा कौन हुआ यहां पे? एच आर ज्यादा हुआ ना। इसका मतलब डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? यहां पे नेगेटिव आएगा ना बेटा। इसका मतलब ये ग्राफ किसके लिए यूज करना है आपको? एंडो या एक्सो? बोलो, ये ग्राफ किसके लिए यूज करोगे अब आप? एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक। एक और ग्राफ है वो भी समझ लो। मान लो यहां से हमने अभिकारक लिया और यहां पे उत्पाद बन गया। अब ये तो है आपके पास HP का मान और ये है आपके पास HR का मान। तो डेल्टा H बराबर होता है HP माइनस HR। मुझे बताओ यहां पे किसका मान ज्यादा है? HP का मान ज्यादा हुआ ना HR से, तो डिफरेंस कैसा आएगा आपके पास? पॉजिटिव।
यानी कि ये ग्राफ किसके लिए होगा, ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो अब आप देखो ऊष्मा शोषी है पहले, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो कि ऊष्मा अवशोषित करती हो, और इसका प्रदर्शन ये ग्राफ अभी जस्ट मैंने बताया, ये ऊष्मा शोषी का ग्राफ हो गया आपके पास। दूसरा, अगर आपको बोला जाए कि A प्लस बी है, उसको आपने कुछ ऊष्मा दे दी, तो वो आप किस तरफ लिखोगे, अभिकारक की तरफ, और उत्पाद पे आपको क्या मिलेगा, C प्लस डी। यहां पे जो प्लस में लिखा हुआ है ना, इस प्लस को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो माइनस में बन जाएगा। तो साइन का जरूर ध्यान रखना, जो इधर पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाते क्या होगा, माइनस में। ठीक, तो यहां पे आपके पास में क्या होगा, माइनस एक्स कैलोरी। और या फिर आप क्या कर सकते हो, A प्लस बी से बनाया C प्लस डी, और यहां पे हो गया डेल्टा H बराबर एक्स कैलोरी, वो भी प्लस में। तो ये बात किसकी होगी, ऊष्मा शोषी। तो तीन अलग अलग तरीके हैं आपके पास, इन तीनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो जिसके द्वारा आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको बोला गया था कि जिसकी ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, अधिकतम। तो अगर आपको बोला जाए कि HP अगर आपको बोला जाए यहां पे डेल्टा H कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब HP का मान ज्यादा होगा HR से, तो स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, HR का। अधिक स्थायित्व, HR का स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसकी ऊष्मा का मान कम है। अगर आपको बोला जाए कि डेल्टा H नेगेटिव है, तो HR का मान क्या होगा, यहां पे ज्यादा हो जाएगा, HP का मान कम हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे कौन अधिक स्थायित्व होगा, जिसकी ऊष्मा का मान कम है, यानी कि HP जो है वो क्या होगा, यहां पे अधिक स्थायी। सबको ये बात समझ में आ गई। तो देखो क्रियाकारक का स्थायित्व अधिक था, यानी कि HR, क्रियाकारक का स्थायित्व अधिक होने का कारण क्या है यहां पे, क्योंकि उसका ऊष्मा का मान कम है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि क्रियाकारक के बंधों को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। भाई बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करने के लिए आप उतनी एनर्जी दोगे, तो ज्यादातर ऊष्मा आपकी खर्च हो चुकी ना, तो बची हुई ऊष्मा क्या होगी, कम होगी। तो जो बची हुई ऊष्मा है वो किसकी है, HR की। इसका मतलब स्थायित्व भी क्या होगा उसका, अधिक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद जो है वो ऊष्मा शोषी यौगिक कहलाते हैं। और अगर आपको बोला जाए यदि उत्पाद के निर्माण में अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद कम स्थायी या क्रियाकारक अधिक स्थायी होगा। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझ लो। अब जैसे एग्जाम्पल दे लिया आपको यहाँ पे, पहला तो डिसोसिएशन। भाई किसी को भी आप किसी भी उत्पाद को या कोई भी आपको कोई एक अणु दे दिया, उस अणु को तोड़ रहे हो, तोड़ने के लिए आप उसे ऊर्जा दोगे, यानी कि प्रक्रम कैसा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। तो आप वियोजन अभिक्रिया देखोगे वो सारी की सारी क्या होंगी, डेल्टा H पॉजिटिव ना। गलन अभिक्रिया, गलन अभिक्रिया मतलब क्या होगा, ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होगा, तो यहां पे भी डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपको बोला गया वाष्पीकरण अभिक्रिया, तो वाष्पीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ठोस जो है वाष्पीकरण में क्या होगा, द्रव किस में परिवर्तित होगा, गैस में। बेटा पहले जो लेक्चर थे ना उसमें मैंने हाथ से लिखा था, मैंने हाथ से ही लिखा था शुरुआत में, लेकिन तब मुझे आंसर क्या मिला, सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है। ठीक है कोई बात नहीं, मतलब लोगों को इस चीज पे ध्यान देना है कि वो क्या सीखना चाहते हैं, वो नहीं क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। तो ठीक है मैंने टाइप करके दे दिया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे वेपराइजेशन है। अब वेपराइजेशन जो है इसमें क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। पहले की स्लाइड ये लो,
यहीं से अच्छा, ऐसा है क्या? तो मंडे से फिर से ऐसा ही हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? लिखे हुए से ज्यादा समझ में आता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है ये बात तो। लेकिन आप इसी को अगर खुद से एक बार रिवाइज करते टाइम पे फिर से लिख लोगे ना, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई जितना टाइम यहाँ पे बच रहा है वो टाइम आप कहीं तो यूटिलाइज कर लो। जब आप इसको रिवाइज करोगे, एक एक चीज को फिर से पढ़ोगे, नोट्स भी आपकी प्रॉपर बन जाएंगे सीक्वेंस में। और जो चीजें मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे हाथ से बतानी है, मैं लिखता हूँ। हाँ, समझाने में ज्यादा इजी होता है ना। और अभी के टाइम पे तो आपको चीजें अगर समझ में जल्दी आएगी तो आप खुद से भी उनको प्रिपेयर कर सकते हो। अपना अपना होता है फंडा, नोट कर लिया होगा। चलिए, अब क्रिया कारक का स्थायित्व उत्पाद के स्थायित्व से अधिक होगा। इसके अलावा ऊष्माशोषी अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद ऊष्माशोषी कहलाता है। यदि उत्पाद के निर्माण में अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है, एक काम करो, ये लो, इसको भी आप लिख लो। ये जितने भी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लिख लो इसको भी। हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी कि डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। जो आपने एंडोथर्मिक में पढ़ा था उसका जस्ट रिवर्स। रिवर्स यानी कि जैसे आपको बोला गया ए प्लस बी से आपको सी प्लस डी मिला प्लस एक्स कैलोरी, तो आप देखो उत्पाद की तरफ आप प्लस साइन के साथ में लिखते हो ना, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप लिखोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अगर आपको बोला जाए इसी पॉजिटिव साइन को आप इस तरफ लिख देते हो तो माइनस एक्स कैलोरी हुआ ना, तो ए प्लस बी माइनस एक्स कैलोरी गिव सी प्लस डी, तो ये भी क्या होगा आपका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावा ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, अब यहां पे डेल्टा एच है ये माइनस एक्स कैलोरी, तो इसको आप क्या बोलोगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं जिससे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को बता सकते हो। और ग्राफ आपको मैंने शुरुआत में बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो आप, ये पूरा का पूरा तो क्या होगा? एच आर, और ये पूरा क्या होगा? एच पी। तो जब आपको डेल्टा एच निकालना है तो आप एच पी माइनस एच आर करेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एच आर बराबर क्या होगा? डेल्टा एच प्लस एच पी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब जैसे आपको बोला गया क्रिया कारक का स्थायित्व अधिक है, इसका मतलब एच पी का मान क्या होगा? यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू एच आर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी यौगिक। ठीक है। उत्पाद के निर्माण में अधिक ऊष्मा मुक्त होगी। देखो फॉर्मेशन में अगर ज्यादा से ज्यादा रिलीज हुई ना एनर्जी, तो स्थायित्व भी क्या होगा उसका? उतना ही ज्यादा। तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद अधिक स्थायी होगा।
और साथ के साथ आप ये बोल सकते हो कि तब क्रिया कारक क्या होगा, कम स्थायी। ठीक, ये वो पॉइंट है जो आप ऑलरेडी पहले एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको बोला जाए कि किनमें डेल्टा एच का मान नेगेटिव होगा, तो एक तो होगा इसमें कंबशन यानी कि दहन अभिक्रिया, दूसरा होगा इसमें औदासीनीकरण अभिक्रिया, तीसरा होगा इसमें श्वसन अभिक्रिया। जैसे आप देखो श्वसन अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई भी है। श्वसन अभिक्रिया में श्वसन अभिक्रिया क्या होगी, डेल्टा एच नेगेटिव। ओके, इसके अलावा संभवन अभिक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये होती है फॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी का फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अगर किसी का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लो NaCl का निर्माण हुआ, तो NaCl का निर्माण अगर होगा ना, तो NaCl के निर्माण के समय ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो अब एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब वो प्रक्रम कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। तो जनरली फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जहां फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन फिर भी वो एंडोथर्मिक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज वो एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है वो, और अपवाद पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और बच्चा उस पर गलत करता ही करता है। तो इसीलिए ये बात आप ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछा जाए कि संभवन अभिक्रिया जो है उनके अपवाद कौन कौन से हैं, तो देखो जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड दे रखी है आपको। अब कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन क्या होता है, होना क्या चाहिए था, एक्सोथर्मिक, लेकिन दे क्या रखा है ये, डेल्टा एच पॉजिटिव। इसी तरीके से आप देखो, अगर नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो नाइट्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या होगा, ये होना कैसा चाहिए था, एक्सोथर्मिक, लेकिन है क्या वो, एंडोथर्मिक। तो यहां पे भी डेल्टा एच क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। इसी तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना दो आप, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी कैसा होना चाहिए था, एक्सोथर्मिक। अब एक बात सिंपल सी ध्यान रखना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या आसानी से बन जाएगा क्या, अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड आसानी से बन जाता तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती हमें। पढ़ते हो ना आप नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग से, क्योंकि नेचर में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 76%, और उसके अलावा 21% लगभग ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तुरंत कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेते ना, तब नाइट्रोजन स्थिरीकरण थोड़ी ना पड़ता आपको। तो याद रखना, खुद से नहीं होता है, करवाना पड़ता है वो प्रोसेस। इसका मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ये भी प्रक्रम कैसा होगा, डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में OF2 या O2F2 का निर्माण करेगा, तब भी वो खुद से नहीं करेगा, वहां पे भी निर्माण करवाना पड़ेगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसे केसेस है जो आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे लिख लेना आप चाहो तो MTR, यानी कि इनको रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, अगर किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। बढ़े आगे, ओके। अब इसके बाद कुछ पॉइंट दे रखे कि अगर आपको कभी एंथैल्पी परिवर्तन में कोई मान नहीं दिया है तो आप उसे क्या मान लोगे, मानक, यानी कि डेल्टा एच नॉट। इसके अलावा जैसे आपको अगर पॉइंट्स की बात की जाए, जैसे स्टैंडर्ड बोल देंगे, तब हम मान लो आपको बोल दिया गया कि 1 मोल के लिए डेल्टा एच का मान दे रखा है। अब 1 मोल के लिए डेल्टा एच का मान दिया और उसके आपको 2 मोल ज्ञात करने हैं, तो आप क्या करोगे, उसको टोटल 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में आपको बोला गया है कि H2 प्लस हाफ O2 से H2O का 1 मोल बनता है, और उसके 1 मोल फॉर्मेशन में माइनस 285 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि ये क्या है, संभवन ऊर्जा कितनी है, 285 किलो जूल। अच्छा, ये एनर्जी होती है ना, जो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है,
मैं मन से नहीं लिख रहा हूं, सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई ऊर्जा। तो आपको इसको एज इट इज याद ही करना पड़ेगा, ये मत पूछना सर कहां से आई है, क्वेश्चन में आपको ज्यादातर गिवन होगी। और तो अब देखो, अगर इसके 2 मोल बनाने हैं आपको, H2O के 2 मोल, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -285 किलो। ठीक है, MTR मल्टीपल टाइम रिवीजन, MTR मल्टीपल टाइम रिवीजन, उसी से आपको ये चीज समझ में आएगी, याद रखना पड़ेगा ना। और अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो मुझे तो रट लो, है कि नहीं। आपकी लैंग्वेज में तो ये होगा कि सर मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं, मुझे तो रटो। डन। चलिए, तो यदि किसी अभिक्रिया को विपरीत करते हैं, अब रिएक्शन पहले आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, आप उसको उल्टा करके लिख रहे हो, यानी कि रिवर्स करके लिखा, तो जब आप उसे रिवर्स करोगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप फर्स्ट केस में देखो H2O लिक्विड का निर्माण हो रहा था, दूसरे केस में हमने H2O लिक्विड को तोड़ दिया, यानी कि इसका वियोजन किया, तो वियोजन करने के लिए तो ऊष्मा देनी पड़ेगी ना, यानी कि प्लस 285 किलो जूल पर मोल। अब एंडोथर्मिक हो गया ये। इसके बाद आपको पूछा जाता है अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी कौन कौन सी होती है, तो आप उन पे बात करेंगे। सबसे पहले आता है हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ डेल्टा HR। ध्यान से सुनना, कोई भी अभिक्रिया जब अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होगी तो उसमें कुछ न कुछ ऊष्मा का परिवर्तन तो होगा, लेकिन उसकी पहली शर्त क्या है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, है ना। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, और अगर रिएक्शन बैलेंस है तो आप फटाफट उस पर डेल्टा H का मान ज्ञात कर सकते हो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण द्वारा क्रियाकारकों के दर्शाए गए मोलों के अनुसार, अब क्रियाकारक के जितने भी मोल आपको दे रखे होंगे उनके अनुसार पूर्ण अभिक्रिया पर उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाती है। और जनरली इसकी इकाई जो है वो एंथैल्पी की इकाई के बराबर होती है, यानी कि प्रति मोल ऊष्मा की इकाई होती है। 1 मोल के लिए कितनी ऊर्जा का वहां पे आवश्यकता हुई तो वो कहलाएगी। जैसे आप देखो, अगर आपको बोला गया H2 प्लस हाफ O2, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन बैलेंस है। H2O का 1 मोल बना, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में है, गैस, तो इसको डेल्टा HR बोल सकते हैं, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ लिख लो भाई, लिख लो। आपको बोला गया यहाँ पे डेल्टा HR, तो डेल्टा HR बोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 और हाफ O2 दे रखा है, तो हाफ O2 का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के साथ कंबाइन करेगा और H2O गैस बना देगा। रिएक्शन बैलेंस है। मैंने फिजिकल स्टेट भी लिखा हुआ है इसका, देखो हर एक का फिजिकल स्टेट भी लिखा हुआ है, और साथ के साथ डेल्टा H की बात करेंगे तो डेल्टा H को आप डेल्टा HR लिख दो, लिखेंगे। तो ये तो हो गया 1 मोल के लिए। इसी को अगर आप यहां पे इस तरीके से लिखते हो कि H2 प्लस O2, क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, ये बता दो। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी क्या? नहीं ना। अब रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो इसके लिए आप डेल्टा HR की बात नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से देखो, आपको अगर H2 प्लस O2 गिव H2O2 बोल दिया जाए तो उस केस में हम डेल्टा HR लिख सकते हैं ना। तो यहां पे देखो डेल्टा HR लिखा जाएगा क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है, और H2O2 का 1 मोल बन जाएगा, तो HR ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कर लो नोट फटाफट। हो गया नोट? ठीक है।
अब इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं आप अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक आएगा इसमें अभिक्रिया की स्थिति। अभिक्रिया की स्थिति यानी कि जैसे आपको बोला जाए कि वो ताप स्थिर है, दाब स्थिर है या आयतन, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी अभिक्रिया होंगी वो निश्चित ताप, दाब और आयतन पर होती है। तो जैसे आपको बोल दिया जाए कि दाब स्थिर है, तो दाब स्थिर होगा मतलब क्यूपी हो जाएगा, तो डेल्टा एच रिएक्शन लिख सकता हूं ना मैं उसको। अगर ताप स्थिर है तो ठीक है, आंतरिक ऊर्जा का मान उस केस में हम 0 मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए आयतन स्थिर है क्यूवी, तो उस केस पे क्या होगा, डेल्टा ई रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। ये पढ़ा था आपने, पढ़ा हुआ है ना ये पहले जी। तो अब आप यहाँ पे जैसे ये एक रिलेशन था, तो डेल्टा पीवी को हमने डेल्टा एनजीआरटी, ये फॉर्मूला मैंने कब बताया था आपको, जब किसी भी अभिक्रिया के लिए आपको एंथैल्पी का मान ज्ञात करना हो तब आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एनजीआरटी यानी कि गैसीय मोलों का परिवर्तन एनपी माइनस एनआर हो जाएगा। क्लियर है बात? टेंशन होने से क्या होगा बेटा, टेंशन क्यों करना है, टेंशन नहीं करना है ना, पढ़ाई करनी है, मस्त रहो, आराम से खुश रह करके पढ़ो। क्यों, एक बात बताओ, आप अगर पढ़ रहे हो तो कोई बोलता है क्या आपसे जबरदस्ती कि नहीं आप जबरदस्ती से पढ़ो इस चीज को? अगर आप कोई काम कर रहे हो तो खुद से कर रहे हो ना, अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उसमें टेंशन क्यों करना? आपकी पढ़ाई कभी बेकार थोड़ी ना जाएगी, आप सिर्फ पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम आएगी सही। चलिए अब बाकी चीजें बाकी के लोग हैंडल कर लेंगे, मैं सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूंगा, टेंशन लेकर के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ो, मस्त घर वालों के साथ हो, घर वालों के साथ आराम से आप इस चीज को बिना बर्डन लिए पढ़ो ना, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। सारी खुशी गायब हो जाती है जब क्वेश्चन नहीं आते। बेटा जब क्वेश्चन नहीं आते तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एफर्ट भी तो करना होता है ना, तो आप एफर्ट भी करो, क्वेश्चंस करो। देखो एक बात बता दूं मैं, लोड आप खुद बढ़ाते हो, अगर इन चीजों को टाइम टू टाइम अगर करते रहते हो, टाइम से डेली बेसिस पे, तो नहीं होती दिक्कत। ये सब बातें अलग है बेटा, अभी अपन बात कर लेते हैं ना, उन सब चीजों पे भी बात करेंगे हम, है ना। अभी यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि टॉपिक रह जाएगा। ये टॉपिक ऐसा है जिसपे जितना बोलो उतना कम है, बहुत सारे स्टूडेंट है, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैं डांटता नहीं हूं, डांट करके क्या करना है। चलिए क्रिया कारकों की मात्रा, अब क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं हम, कि जैसे आपको बोला जाए कि H2 प्लस हाफ O2, क्या बनाया इसने, H2O। अब H2O जो है 1 मोल का आपको निर्माण करना था, तो 1 मोल के निर्माण के लिए -x किलो कैलोरी पर मोल हो गया। वहीं आपको अगर इसके 2 मोल का निर्माण करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो आप इसको, तो जितने मोल का आपको निर्माण करना हो उतने आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मोल का निर्माण करना हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यदि किसी अभिकारक को किसी गुणांक से गुणा कर दिया जाता है तो डेल्टा एच भी उस गुणांक से गुणा हो जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बात बताना, जैसे आपको बोला जाए H2O गैस है, हमको नेक्स्ट टाइम पे करेंगे ये बात, ध्यान रखेंगे अगली बार, ये तो खत्म करते हैं अभी। देखो अगर उत्पादों की भौतिक अवस्था पे हम बात करें, अगर आपको बोला जाए उत्पादों की भौतिक अवस्था तो फिजिकल स्टेट की बात करेंगे ना, तो देखो आप H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O लिक्विड, तो डेल्टा H क्या हो गया, -285.8 किलो जूल पर मोल,
यहाँ पे 1 मोल के लिए जो ऊर्जा का मान दे रखा है, निष्कासित मान, वो इतना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं द्रव को गैस में परिवर्तित करूंगा तो प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? बताओ, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? अरे भाई, द्रव को गैस में परिवर्तित करना है तो एंडोथर्मिक होगा ना कि एक्सोथर्मिक होगा, बताओ। और अगर मैं बोलूं कि गैस को द्रव में परिवर्तित करना है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, रिवर्स। गैस को लिक्विड में तो एक्सो, और अगर लिक्विड को गैस में तो एंडोथर्मिक। तो अब आप देखो, यहां पे डेल्टा एच आपको दे दिया -242 किलो जूल पर मोल, लेकिन मान दोनों में चेंज क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे गैस है और यहाँ पे क्या है, लिक्विड। तो आप यहाँ पे ये बात देख लेना कि कौन ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रखता है, किसकी ज्यादा नेगेटिव है। तो यदि उत्पादों की भौतिक अवस्था अगर भिन्न हुई तो डेल्टा एच का मान भी क्या होगा, डिफरेंट। और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि H2O जो है लिक्विड, इसके लिए जो डेल्टा एच का मान है, H2O वाष्प के निर्माण से ज्यादा ऋणात्मक होता है। ओके, तो क्योंकि जब वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। यहां तक का पॉइंट देख लो, समझो और बताओ। कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। लिख करके पढ़ाऊंगा तो 1 साल और लग जाएगा और 7 चैप्टर कंप्लीट होने में, समझ गए। पहले लिख करके पढ़वाया तभी तो 7 चैप्टर बाकी रह गए अभी, ये बात भी तो समझो आप। और आपको क्या लगता है ये डायरेक्ट मिल जाता है प्रिंटेड? इसको भी तो बनाना पड़ता है ना, इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी तो एफर्ट लगता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं हम, अपर रूप पर क्रियाकारकों की भौतिक प्रकृति पर। तो जैसे, हाँ ठीक है भाई, 1 चैप्टर बचा हुआ है ना, 1 चैप्टर हो जाएगा, एक और बैच है। ओके ठीक है भाई, ठीक है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी विपिन सर ने, मैं उसके अकॉर्डिंग बोला हूँ, मुझे मालूम नहीं था ये बात। एक ही चैप्टर बचा हुआ है, कौन सा है नाम बता दो फिर मुझे उस चैप्टर का। एक चैप्टर कौन सा बाकी, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके। तो आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जैसे आपको बोला जाए, जैसे एक तरफ आपको बोला जाए डायमंड और एक तरफ ग्रेफाइट, दोनों का ही आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो ग्रेफाइट है, इसको आप O2 के साथ रिएक्ट करोगे, क्या बनाएगा ये, CO2। डेल्टा HR का मान इसका कितना होगा, -393.5। ठीक है। अगर आपको बोला जाए डायमंड को आप O2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण किया, तो क्या बनाएगा ये, CO2। तो डेल्टा HR का मान कितना है, -399.5 किलो जूल पर मोल। ओके ठीक है। तो अब आपको अगर बोला जाए कि इन दोनों में से भौतिक प्रकृति दोनों की अलग अलग है, जैसे आप देखो ग्रेफाइट और डायमंड, कहां पे ज्यादा ऊर्जा का मान निष्कासित होगा,
स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा, किसके ऑक्सीकरण में? बोलो जल्दी। डायमंड ना। तो आप देखो यहाँ पे डेल्टा एच आर का मान एक तरफ तो -393.5 दे रखा है, दूसरी तरफ -399.5 दे रखा है। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आने का कारण क्या है? क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक अलग भौतिक अवस्था दर्शा रहा है जो कि ग्रेफाइट के रूप में है, और यहाँ पे ग्रेफाइट की बजाय वो किस रूप में? हीरे के रूप में, यानी कि डायमंड में। तो ज्यादा एनर्जी जहां पे रिलीज होगी वो होगा डायमंड। ठीक, इसके बाद आता है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान जो है ये भी एक फैक्टर होता है। अभिक्रिया की ऊष्मा पर ताप का प्रभाव कौन से अभिक्रिया समीकरण द्वारा दर्शाया जाएगा? किरचॉफ समीकरण द्वारा। ये डायरेक्ट आपको कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है? क्यूपी, और डेल्टा ई बराबर क्या होता है? क्यूवी। तो अगर आपको बोला जाए किरचॉफ समीकरण क्या होती है, तो किरचॉफ समीकरण डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो ये किरचॉफ समीकरण होगी कब? जब नियत दाब डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1, इसे आप बोलोगे डेल्टा CP। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे मोलर, बताया था ना डेल्टा CP क्या था? CP क्या था यहाँ पे? ऊष्माधारिता नियत दाब पर, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो अगर आपको बोला जाता है कि ऊष्माधारिता नियत दाब पर Q अपॉन T जिसे आपने निकाला था, तो उसी तरीके से डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 भी तो आप कर सकते हो। तो अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में से अब एक बात समझो, जैसे आपको यहां पे बोला मैंने डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना? क्या इसको मैं डेल्टा CV की फॉर्म में भी लिख सकता हूं क्या? अगर मुझे डेल्टा CV लिखना है तो क्या होगा बताओ जल्दी? डेल्टा H की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा E T2 माइनस डेल्टा E T1 अपॉन T2 माइनस T1 किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा CV। ठीक है, देखो आज तो जो हो रहा है वो होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे पढ़ाना है। आप कितने ही कमेंट कर लो, मैं लिख करके पढ़ाऊंगा तो भी समस्या रहेगी आपको, और ऐसे पढ़ाऊंगा तो भी दिक्कत रहेगी। कुछ बोलते हैं कि सर राइटिंग अच्छी नहीं आती, इससे अच्छा आप ऐसे ही पढ़ाओ, है ना? और कुछ बोलते हैं कि ठीक है, मेरा एक मंत्र आपके लिए बहुत अच्छे से मैं याद रखूंगा आप भी उस मंत्र पे फॉलो करना। पता है क्या मंत्र है? कौन सा मंत्र है बताओ? हाँ, पढ़ना चाहिए। आप फोकस इस चीज पे करो बेटा अभी बस। अगर आपको बोला जाए कि डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच T1 ताप पर अभिक्रिया ऊष्मा होगी। अगर आपको बोला जाए डेल्टा एच T2 क्या है, तो T2 ताप पर अभिक्रिया की ऊष्मा। तो देखो T1 और T2 दो अलग अलग तापमान पे, आपको अगर अभिक्रिया की ऊष्मा का मान ज्ञात करना है तो हर एक तापमान पे ऊष्मा का मान डेल्टा एच T1 और डेल्टा एच T2 के द्वारा ज्ञात किया जा सके। बहुत सही शकुंतला विश्वकर्मा, बिल्कुल सही मंत्र, यही था मंत्र। नियत आयतन पर अगर हम बात करें तो नियत आयतन पर क्या होगा? डेल्टा E T2 माइनस डेल्टा E T1 अपॉन T2 माइनस T1, तो डेल्टा CV बोल देंगे इसको, ठीक है? तो अब जैसे आपको बोला गया डेल्टा CV किसके बराबर हुआ, तो समेशन ऑफ CV। यहां पे ये साइन का मतलब जानते हो क्या आप? इस साइन का मतलब क्या होता है?
अभिकारक में मान लो 3 अलग अलग पद है, जैसे आप देखो A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो आप समेशन बोल रहे हो ना, इसका मतलब C का और D का दोनों का योग। इसी तरीके से A और B दे रखा है तो दोनों का अलग अलग करके हम योग करते हैं, ठीक है। तो अब आपको बोला गया नियत आयतन पर डेल्टा CV ज्ञात करना है, तो अभिकारक में मान लो 2 पद है, तो उन दोनों पदों की डेल्टा CV जो आपको दे रखी है, यानी कि ऊष्माधारिता का मान नियत आयतन पर और अभिकारक की ऊष्माधारिता का मान नियत आयतन पर, दोनों का ऐड करो और डिफरेंस निकाल दो, अंतर। जैसे एक तरफ आपको बोल दिया, मान लो यहाँ पे 5 प्लस 7, इधर दे दिया आपको 10 प्लस 12, तो अब आप क्या करोगे 5 प्लस 7 को, जो कि आपके पास किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, माइनस 10 प्लस 12 जो किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। तो ये समेशन हो गया और ये भी समेशन हो गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से कि आपको बोला गया है 298 केल्विन पर अमोनिया के निर्माण की एंथैल्पी डेल्टा HF नॉट माइनस 46.11 किलोजूल पर मोल है। इस मान के लिए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही है। तो आप देखो यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन दिए रखे हैं। पहले देखो आप कौन सा पूरा बैलेंस है, ठीक है ना। पहले तो आपको देखना है बैलेंसिंग, दूसरा आपको देखना है कि वहां पे कितने मोल का निर्माण हुआ। जहां तक हो जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो पर मोल है, तो आप पर मोल पे फोकस करो ना, यस और नो। तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर, भाई पहला ये, दूसरा और तीसरा, चौथा तो हटा दो आप क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं है। दूसरा तो गलत है, चौथा भी गलत है, ये भी बैलेंस नहीं है। सी की बात करोगे तो यहां पे 2 मोल है, जबकि आंसर में आपको, क्वेश्चन में आपको पर मोल बोला गया है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। अगर वहां पर मोल नहीं लिखा होता ना तो इसका आंसर हम थर्ड एक बार सोच सकते थे, लेकिन वहां पर मोल दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। इस क्वेश्चन को आपको अभी सॉल्व करोगे या फिर दे दूं होमवर्क। चलो ये आपको मैंने दिया, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला पॉइंट, ऊष्मा रसायन के नियम। ऊष्मा रसायन के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम इसमें आता है लेवोसियर और लाप्लास का नियम। लेवोसियर और लाप्लास ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। अगर लेवोसियर और लाप्लास की बात करें तो इन दोनों ने क्या बोला था कि यौगिक के निर्माण की एंथैल्पी, आप अगर किसी का निर्माण करोगे, कोई भी यौगिक का निर्माण होगा तो उसमें ऊष्मा क्या होगी, रिलीज होगी। उतनी ही ऊष्मा आपको क्या करना है, उस यौगिक को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई, ब्रेक करने के लिए यानी कि तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो केवल साइन चेंज होगा ना, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे CO2 का यहाँ पे निर्माण हुआ, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -94। उसी तरीके से जब CO2 को तोड़ना था तो C + O2 बना, कितनी एनर्जी देनी पड़ी, +94। ओके। इसके अलावा एक और नियम आता है यहाँ पे, अच्छा देख लो पहले इसको भी, इसमें कोई डाउट है क्या। ये बात अगर ये नियम से नहीं पढ़ते तो भी आपको कॉमन सेंस से पता होती मेरे ख्याल से। तो रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, साइन भी चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर ये नियम ना भी देते तो भी काम चल जाता है कि नहीं। बताओ जल्दी, कंप्लीट है। इसके बाद दूसरा आता है हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। ठीक है, तो हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम क्या बोलता है, आपको बोला गया कांस्टेंट हीट समेशन, हीट आप ऐड कर रहे हो, मान के चलो आपको बोला गया ए से और बी बनाना है। ए से बी बनाने में आपने बोला डेल्टा H ऊष्मा का मान लगेगा,
इसी चीज को एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं हम। जैसे C+O2 क्या बना रहा है ये CO2। इसके लिए ऊष्मा का मान कितना डेल्टा H लगा। लेकिन मैं C से CO2 जो है वो डायरेक्ट ना बना करके पहले ऐसा भी तो कर सकता था कि मैंने C+12O2 इससे बनाया CO, तो डेल्टा H1 हो गया, और CO+12O2 इससे बनाया CO2 तो डेल्टा H2 हो गया। आप मुझे बताओ पहले वाले में जो डेल्टा H का मान है क्या वो इन दोनों के टोटल सम के बराबर नहीं होगा क्या? यानी मैं ये बोल सकता हूं ना कि डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यही तो होगा, ठीक है ना। तो एक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन हमेशा समान रहता है, चाहे वो अभिक्रिया एक पद या एक से अधिक पदों में क्यों ना हो। जैसे आप उदाहरण देखो, उदाहरण में आपको यहां पे बोला गया है देखो आप यहां पे डेल्टा H का मान था, ये डेल्टा H का मान हुआ। अब यहां A से और डायरेक्ट B का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वही आप अगर A से पहले C बना दो, C से फिर B बना दो, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा एक प्रक्रम। तो दूसरा क्या होगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। कैसे, ये H3 H4 H5, सॉरी यहां पे आप 4 यहां पे 5 लिख दो और यहां पे 3, तो ये 3 4 5 दोनों का टोटल किया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों के दोनों इक्वल होंगे, और यही क्या था हैश का नियम। तो इस चीज को आप समझो कि डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, और यहां पे क्या होगा डेल्टा H बराबर डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। तो डेल्टा H किसके बराबर हुआ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था वो एग्जाम्पल ये रहा। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया था ना पहले, C+12O2 से CO बनेगा। इसके अलावा जब आप CO+12O2 से बनाओगे तो CO2 बन जाएगा। तो दो स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ या एक ही स्टेप में C+O2 से CO2 बनाओ, दोनों में ऊर्जा अंतराल क्या होगा, ऊष्मा अंतराल बराबर होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, मुझे A से C में डेल्टा H1 ऊर्जा लगती है, C से D से डेल्टा H2, D से E तक डेल्टा H3 और E से B तक डेल्टा H4। अब आपसे प्रक्रम में पूछा है कि A से B का फॉर्मेशन करो, तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, क्या ऐसा बोला जा सकता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4? क्यों, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बता दो। और आप बता दोगे ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। यस अंकिता शर्मा करेक्ट है, और आंसर दो। समझ में आ गया ना ये कैसे होगा। इसमें क्या करना है, जैसे आपको बोला गया है -400 किलो कैलोरी, लेकिन ये कितने मोल के लिए था, 2 मोल के लिए। हमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे 1 मोल के लिए, लेकिन रिएक्शन को रिवर्स कर दिया।
तो इसका मतलब आप यहाँ पे प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे ना, क्योंकि 1 मोल के लिए निकालना है आपको। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आएगा, प्लस 200 किलो कैलोरी। खिलेश्वर आदत हो चुकी है अब, हैबिचुअल। डन। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की ऊष्मा के प्रकार। कौन कौन से अभिक्रिया की ऊष्मा होंगी यहाँ पे, उन पे बात करेंगे। तो पहला तो होगा इसमें निर्माण की ऊष्मा या संभवन की ऊष्मा, जिसे आप बोलोगे डेल्टा एच फॉर्मेशन। ये डेल्टा एच है, डी जो लिखा हुआ है ना ये, डेल्टा एच ऑफ, इसे आप बोलोगे संभवन की ऊष्मा या निर्माण की ऊष्मा। अब आपको यहाँ पे निर्माण के लिए पहले परिभाषा पे ध्यान देना होगा, ताकि आप इसके क्वेश्चन कर सको आसानी से। पहले इसकी परिभाषा देख लो आप। जो तत्व मानक अवस्था पर उपस्थित होते हैं, मानक अवस्था मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अगर चाहिए तो वो प्राकृतिक रूप से मिलेगी। अब प्राकृतिक रूप से कैसे, जैसे कार्बन एक तो होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। तो प्राकृतिक रूप से जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, वो ग्रेफाइट होती है। यानी कि डायमंड कभी स्थिर नहीं होता है, डायमंड उल्टा किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेफाइट में, भले उसको काफी समय लगता हो। तो स्थिर कौन हुआ, स्थायी कौन हुआ, ग्रेफाइट। तो यहां पे जो आपको बोला गया है, जो तत्व मानक अवस्था पर उपस्थित होते हैं उनसे अभिकारक कितना, 1 मोल अभिकर्मक प्राप्त करने पर जो ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसे निर्माण की ऊष्मा कहते हैं। याद रखना, फॉर्मेशन केवल 1 मोल। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व है और कौन सी उसकी मानक अवस्था होगी। तो ये जो रेफरेंस स्टेट है ना, इसका मतलब मानक अवस्था, और एलिमेंट यानी कि तत्व। तो देखो अब कार्बन है तो ग्रेफाइट हो गया, सल्फर हुआ तो सल्फर में भी रोम्बिक मोनोक्लिनिक, यानी कि अलग अलग रूप होता है लेकिन उसमें विषम लंबाक्ष जिसे बोलते हैं ना। तो रोम्बिक सल्फर इज एनर्जी वाइज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मोनोक्लिनिक सल्फर, यानी कि मोनोक्लिनिक और रोम्बिक ये 2 प्रकार होते हैं, उसमें ज्यादा से स्टेबल कौन होगा यहाँ पे, रोम्बिक, विषम लंबाक्ष। अब आपको अगर बोला जाए कि फास्फोरस, तो फास्फोरस में भी अलग अलग होते हैं। फास्फोरस कौन सा, व्हाइट फास्फोरस, ये उसका रेफरेंस स्टेट हो गया। ऑक्सीजन आप अगर बनाना चाहते हो तो कहां से, O2 से बनाओ। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो, गैसियस स्टेट में। हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में, Br2 हमेशा लिक्विड फॉर्म में। मतलब ये जो भी तत्व है ना, इनका निर्माण आप इनसे करो। जितने भी तत्व दे रखे हैं इनका निर्माण किससे होना चाहिए, इस मानक अवस्था से या मानक तत्वों से, तभी जाकर के क्या होगा, वहां पे फॉर्मेशन की बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, प्राकृतिक रूप से अगर किसी चीज का निर्माण होता है, क्या वहां पे कोई ऊर्जा परिवर्तन होगा क्या? जैसे प्राकृतिक रूप से कार्बन ने ग्रेफाइट फॉर्म में अपनी स्थिति को दर्शाया। अब ग्रेफाइट यहां पे है तो क्या वहां पे कोई ऊर्जा का निर्माण होगा क्या उसके लिए? नहीं होगा ना। तो आप इसी बात को क्वेश्चन में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको अभी। Br2 दे दिया, Br2 का नेचुरल फॉर्म कौन सा हुआ, लिक्विड। लेकिन अगर Br2 का नेचुरल फॉर्म आपको गैस दे दिया जाए, नहीं मानना है, ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसी तरीके से आपको बोल दिया गया आयोडीन यानी कि I2, I2 कौन सी फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, नेचुरल। मेटल, मर्क्यूरी के अलावा जितने भी मेटल है उनकी सबकी फिजिकल स्टेट या रेफरेंस स्टेट क्या होती है, मानक अवस्था क्या होगी उसकी, ठोस। केवल एक पारा ही होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए सपोज दैट H2 है, H2 का रेफरेंस स्टेट क्या था, गैस है यहाँ पे। O2 का रेफरेंस स्टेट क्या था, गैस, वो भी है यहाँ पे। H2O का फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है जनरली, सामान्यतया वो क्या होता है, द्रव अवस्था में।
तो यानी कि यहाँ पे H2O लिक्विड। तो आप देखो जो निर्माण हो रहा है ना वो बिल्कुल मानक अवस्था से ही प्राप्त किया हुआ है, यानी कि मैं इसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन की बात कर सकता हूं। तो आप देखो इसके लिए फॉर्मेशन की ऊष्मा की बात की जा सकती है, यानी कि वो होगी, क्योंकि निर्माण भी एक ही मोल का हो रहा है। अगर इसकी जगह पे 1 मोल की जगह पे 2 मोल का निर्माण होता तो डेल्टा HF नहीं लिखा जा सकता था इसको। वहीं देखो आप, अगर आपको बोला गया हाइड्रोजन का आधा मोल ले लिया, आधा मोल नाइट्रोजन का ले लिया और 3/2 आपने ऑक्सीजन, तो HNO3 का 1 मोल बन गया ना। तो ये जो HNO3 आपके पास बन रहा है ये नेचुरल फॉर्म से ही बना हुआ है, इसका मतलब इसको भी आप डेल्टा HF लिख सकते हो। वहीं आपको अगर बोला गया NaOH का फॉर्मेशन, अब NaOH में सोडियम चाहिए, ठोस लेके आओ धातु, मेटल ठोस ही तो होता है क्योंकि, तो सोडियम आपके पास ठोस अवस्था में, O2 गैसीय अवस्था में, H2 गैसीय अवस्था में, तो NaOH का कितना मोल, 1 मोल, इसको भी आप डेल्टा HF लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आपने वो एग्जाम्पल बता दिए जिनको लिखा जा सकता है, तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से होंगे जो नहीं लिखे जा सकते, कुछ ना कुछ गलतियां भी तो देखनी पड़ेंगी ना। तो अब देखो, अगर मैं आपको आगे चल के उस पर भी बात करेंगे, या फिर यही बता देता हूं, मान लो आपको बोल दिया गया H2O गैस और यहां पे H2 प्लस हाफ O2, तो इसका मतलब इसको आप डेल्टा HF नहीं लिख सकते, ये याद रखना, क्योंकि लिक्विड होता है नेचुरल, जबकि आप गैस लिख रहे हो तो गैस जो है वो नेचुरल नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखो, अगर यहाँ पे N2 जो है इसका आधा मोल ना लेकर के 2 नाइट्रोजन के अणु ले लिए जाते तब भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस, तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी जो थ्योरी आपको बताई जा रही है वो आपको पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन आपके इजी होंगे। इसके बाद बात होती है, अगला टॉपिक हमारा हीट ऑफ कंबशन। किसी का भी दहन अगर आपको करना है, कोई भी आपको हाइड्रोकार्बन दे रखा है, उस हाइड्रोकार्बन के दहन के लिए आपको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, आंसर क्या होगा, O2। तो जैसे यहां पे देखो, 1 मोल पदार्थ का ऑक्सीजन की अधिकता में, 1 मोल पदार्थ का ऑक्सीजन की अधिकता में पूर्ण दहन या ऑक्सीकरण करने पर उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जांपल ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का 1 मोल लिया, O2 के साथ CO2 बनाया। अब इसको देखो आप, 2 चीजों पूछी रही है, पहला तो क्या मैं यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कार्बन क्या है, ग्रेफाइट फॉर्म में। अब कार्बन अगर ग्रेफाइट की जगह डायमंड होता तब भी आप उसे हीट ऑफ कंबशन तो लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या उसे आप हीट फॉर्मेशन लिख सकते हो, क्या संभवन ऊष्मा लिख सकते थे क्या इसके लिए, ग्रेफाइट में तो लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, नेचुरल। तो कार्बन नेचुरल रूप में लिया आपने, ऑक्सीजन भी नेचुरल ले लिया गैसीय रूप में, और CO2 बनाया वो भी क्या बना, गैसीय रूप में, तो डेल्टा HF भी होगा। अब यहां पे देखो डायमंड दे दिया, अब डायमंड का 1 मोल O2 है, CO2 बना रहा है, इसको आप कंबशन तो बोल सकते हो, लेकिन HF फॉर्मेशन नहीं होगा। वहां पे डेल्टा HF क्रॉस होने का कारण क्या है, इसका डायमंड फॉर्म में होना। अगर ये आपके पास डायमंड की बजाय किस फॉर्म में होता, ग्रेफाइट में, तो हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब इसके बाद देखो आप अगला, जैसे CO प्लस हाफ O2 गिव CO2। अब यहां पे नेचुरल फॉर्मेशन है क्या, CO का 1 मोल दे दिया, आधा मोल O2 का दे दिया, CO2 का 1 मोल, तो कंबशन तो बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन फॉर्मेशन नहीं। कारण हाफ O2 तो चलो गैस ही है, लेकिन CO थोड़ी ना नेचुरल है, कार्बन ग्रेफाइट होना चाहिए था और O2 यहां पे नेचुरल होनी चाहिए थी, तब पॉसिबल होता ये। ठीक है, चलिए इससे आगे कुछ पॉइंट है। दहन की ऊष्मा हमेशा क्या होगी, ऊष्माक्षेपी। अच्छा एक बात और, डेल्टा H जब आप निकालते हो तो डेल्टा H के लिए आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते थे, लेकिन जब दहन की ऊष्मा होगी ना तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर लेना। इसको ध्यान से समझना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन दहन की ऊष्मा ज्ञात करते टाइम क्या लिखना है आपको, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो यदि कोई शर्त नहीं दी गई है तो डेल्टा H कंबशन को आप मानक रख लो, स्टैंडर्ड, और हमेशा क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। और किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद की दहन ऊष्माएं दी गई हैं तो आप उसको क्या लिखोगे,
देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हीट ऑफ कंबशन फॉर रिएक्टेंट, जितने भी दे रखे हो तत्व हर एक की अलग अलग दहन ऊष्मा दे रखी होंगी, आप अभिकारक के सारे जितने भी दहन ऊष्मा है उनको जोड़ दो, उत्पाद की जितने भी आपको दे रखे हो उन सबका योग कर लो, और यहां पे आप क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अभिकारक माइनस उत्पाद। दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग, अब क्या क्या काम आती है ये दहन ऊष्मा। तो पहला काम तो अगर आपको बहुत सारे फ्यूल दे रखे हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं ना हम ईंधन, बहुत सारे फ्यूल दे दिए, अब आपसे पूछा गया कौन सा अच्छा फ्यूल है, तो उसके लिए आपको कैलोरी मान ज्ञात करना होना जरूरी है। अब कैलोरी मान का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम फ्यूल को जब आप जलाओगे तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी। आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, जहां पे ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा मिले, ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा अगर आपको मिल रही है मतलब उसका कैलोरी मान ज्यादा है, और कैलोरी मान जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा फ्यूल होगा ना। तो ये पहला काम तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अधिकता में 1 ग्राम अभिकर्मक भोजन या ईंधन के पूर्ण दहन पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे कैलोरी मान कहते हैं। अब यहां पे देखो 1 ग्राम की बात हो रही है, मान लो ऑक्सीजन दे दिया आपको 32 ग्राम, मुझे निकालना है 1 ग्राम, तो क्या मैं उसे 32 से डिवाइड कर दूंगा। अब 32 से डिवाइड किया इसका मतलब 32 क्या था, उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो कैलोरी मान आपको अगर निकालना है तो जितनी भी दहन ऊष्मा आपको दे रखी है उसको आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, आपको 1 ग्राम का कैलोरी मान मिल जाएगा ना। यस और नो। यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम। सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा होता है वैसे, हाइड्रोजन, लेकिन उसको आसानी से आप इधर उधर लेके नहीं जा सकते, है ना। तो अब आप विशेष बिंदु पे बात करेंगे, तो विशेष बिंदु क्या है अपने पास, कैलोरी मान का अधिकतम मान होता है अधिकतम दक्षता या सर्वोत्तम ईंधन। अब जितना ज्यादा अधिकतम मान होगा उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, यानी कि सर्वोत्तम ईंधन। और H2 का कैलोरी मान कितना है, 150 किलो जूल पर ग्राम, जो कि अपने आप में एक उच्चतम मान होता है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इसे घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। रमन दाकड़ का बहुत देर से एक क्वेश्चन है, सर आप रिवीजन कराइएगा कि नहीं। पहले विजन तो कंप्लीट हो जाए, रिवीजन की तो बाद में बात करेंगे। हाँ, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की बात बाद में करेंगे ना, है कि नहीं। अगर मान लो यही क्वेश्चन आप विपिन सर से पूछते तो वो क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा रिवीजन, बताओ। उस टाइम पे अगर वो ये बात बोल देते तो एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये रहे ना, इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ना आपको, H2 का कैलोरी मान 150 किलो जूल पर ग्राम, ये रहा क्वेश्चन। एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन की ही बात कर रहे हो तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 मोल मिथेनॉल का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो -723 किलो जूल पर मोल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यदि ऑक्सीजन के 1 मोल का उपयोग होता है तो उत्सर्जित ऊष्मा क्या होगी। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, फटाफट सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर। देखो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। इसमें बोला है मिथेनॉल का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब O2। तो ये तो पता है कि यहाँ पे एक तो बनेगा CO2 और दूसरा बनेगा H2O। चलो पहले तो आप बैलेंस करो रिएक्शन को फटाफट। आंसर मैं पहले बता देता हूं, अगर आपको आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन। अब कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करो। कार्बन कितना है, 1 कार्बन है तो 1 CO2 बन गया।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो मैं अगर यहाँ पे 2H2O कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखो ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल ऑलरेडी कितना है 3 एटम, यहाँ पे कितना है 2 और 2 4 है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग अगर मुझे करनी है तो बताओ अब O2 कितना आएगा, बोलो जल्दी बोलो, कितना आ गया आंसर। पीछे वाली स्लाइड ये लो बैक स्लाइड। अब आ गया क्वेश्चन, अगर मैं यहां पे 3/2 O2 कर दूं क्या बैलेंस है क्या ये रिएक्शन। भाई ऑक्सीजन कितना है यहां पे टोटल 1.5 + 1 यानी कि 2.5, और यहां पे कितना हो जाएगा 2 + 2 4, बैलेंस है। जल्दी बोलो भाई जल्दी बोलो, बैलेंस है क्या ये। (482) जिसका आ रहा है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बैलेंस हो गई ना। अब बैलेंसिंग करने के बाद आपको क्या करना है, O2 के 1 मोल के कारण कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, देखो -723 दे रखी है, तो डेल्टा H आपको निकालना है। यूनिटरी आता है क्या, यूनिटरी मेथड निकालना आता है, कितनी पीछे करनी है स्लाइड, ये लो। बड़े आगे अब तो ऑक्सीजन के 1 मोल का उपयोग करने पर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती, देखो अगर 1 मोल O2 कितना 723 किलो जूल, तो 1 मोल तो आपको यहाँ पे अब 3/2 के लिए निकालना होगा ना, क्योंकि O2 का कितना है यहाँ पे 3/2, कर लेंगे क्या यूनिटरी, बोलो जल्दी, आंसर तो यही आएगा 482 किलो जूल। कैलकुलेशन आप करना है इसकी, है ना, मेथड आपको मैंने बता दिया यूनिटरी मेथड। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको निकालना है, ग्लूकोज का कैलोरी मान ज्ञात कीजिए। अब ग्लूकोज का कैलोरी मान ज्ञात करना है तो पहले देखो ग्लूकोज का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 180 होता है ना। तो यहां पे आपको जैसे 2900 दे रखा है, कैलोरी मान ज्ञात करने का सूत्र बताया था आपको, डेल्टा HC अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही था कैलोरीफिक वैल्यू। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका 180, क्या 1 ग्राम के लिए आ जाएगा, बताओ कितना होगा आंसर, सॉल्व करके जल्दी आंसर दो इसका। हैप्पी बर्थडे खिलेश्वर। कितना होगा भाई, डिवाइड करेंगे तो 16.11 लगभग यही आएगा ना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक उदासीनीकरण की ऊष्मा। उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब कोई भी अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा वो लवण प्लस जल। तो जैसा आपको बोला तनु विलयन में एक तुल्यांक अम्ल व एक तुल्यांक क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण पर उत्सर्जित ऊष्मा, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी आयनिक में भी पढ़ा था। आयनिक में याद है 1 मोल HCl का लिया था हमने
एक इक्विवेलेंट लिया HCl का, एक इक्विवेलेंट लिया NaOH का, क्या बनाया Na+ Cl- और H2O। तो आप यहां पे देखो कि प्रबल अम्ल ले लिया आपने, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण प्लस जल। तो जैसे आपको बोल दिया HCl और NaOH क्या बना रहा है ये, NaCl प्लस H2O। अब यहां पे अगर H प्लस Cl- क्योंकि एक्वस है, Na+ OH- क्या बनाएगा, Na+ Cl- और H2O। तो उसका पूर्ण उदासीनीकरण हुआ ना, पूर्ण उदासीनीकरण होने पर जो पीएच का मान आएगा वो कितना आएगा, 7। उसका कारण यह है क्योंकि Na+, इधर भी Na+ था, इधर भी Na+ है, इधर Cl- है, इधर भी Cl-, तो बचा क्या अपने पास, यही तो बचा। तो पीएच जो यहां पे आप देख रहे हो ना उदासीनीकरण, उसका कारण क्या होता है, जल। बाकी सब तो क्या होंगे, आयनिक रूप में ही रहेंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जैसे आपको बोला गया कि प्रबल अम्ल के एक तुल्यांक और प्रबल क्षार के एक तुल्यांक का पूर्णतया उदासीनीकरण अगर होगा तो उसका मान कितना होना चाहिए, -13.7। ये फिक्स वैल्यू है किलो कैलोरी में। अगर किलो जूल में याद रखते हो तो -57.2, ये याद रखना, ये याद ही रखना है। अब एक बात बताओ, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल हुए, अगर आपने वहां पे पूछा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई तो आंसर क्या दोगे आप, या तो -13.7, लेकिन किस में, किलो कैलोरी में, या फिर किलो जूल में कितनी होगी, -57.2। बाय द वे मैं यहां पे एक तुल्यांक की जगह दो तुल्यांक ले लेता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ना। जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे वहां पे, तुल्यांक बोला है क्योंकि उसने। मोल अगर बोल दिया तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसको तुल्यांक के बराबर कर देना, और अगर मान लो उसने डायरेक्ट तुल्यांक बोल दिया तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लेना बस। डन। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो इसका। क्लियर है यहां तक। तो अब जैसे यहां पे देखो HCl NaOH एक इक्विवेलेंट था तो +13.7 मतलब रिलीज हो गई। यहां पे आपने एक इक्विवेलेंट रखा तो आंसर ये आया। यहां पे दो इक्विवेलेंट तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर आपको बोला गया तीन इक्विवेलेंट यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर आपको यहाँ पे 4 दे दिए, यहाँ 5 दे दिए, तो आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 4 तो दोनों तरफ होंगे। और अगर एक तरफ 5 दे दिए और यहाँ पे 3 दे दिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 3 दोनों तरफ होंगे। ये वैसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। अब इस पर बेस्ड कुछ पॉइंट है, बस केवल वो डिस्कस हो रहा है। यदि एक अम्ल या क्षार दोनों ही दुर्बल हो तो उदासीनीकरण की ऊष्मा सामान्यतया -13 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57, ठीक है, किलो जूल पर इक्विवेलेंट से कम होती है। क्योंकि उदासीनीकरण, अगर मान लो कोई वीक स्पीशीज आ गई, वीक अगर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है 13.7 से कम हो जाएगा ना मान, क्योंकि उसको आपको आयनित करने में भी कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देनी पड़ेगी, वो भी तो खर्च होगी। तो उत्सर्जित ऊष्मा का कुछ भाग दुर्बल वैद्युत अपघट्य के पूर्ण वियोजन में अवशोषित होता है। तो इसको एग्जाम्पल वाइज देखेंगे तो देखो, जैसे वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पे देखो -13.4 आ गया। और इसमें एक अपवाद है जो आपको याद रखना है, बस केवल डायरेक्ट यही पॉइंट है, और केवल इस पे बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा बेटा, ये है ना।
ये अपना चैप्टर अपना कंप्लीट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ कलेक्ट करके बता दूंगा इसके थर्मोडायनेमिक्स के, और साथ के साथ एक शीट आपको भिजवा दूंगा जो कि इस पे बेस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की रहेगी, वो मैं खुद से भेज दूंगा आपको, अपलोड करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, ओके बेटा, बाय। हाँ, ये लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का।